बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले, 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत, 345 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। देहरादून में 55 नए कोरोना मरीज। हरिद्वार में व्यापारियों का पैदल मार्च। आज चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर मार्च। हरिद्वार से सीएम आवास तक करेंगे पैदल मार्च। मार्च में कई संगठनों के व्यापारी होंगे शामिल। हरिद्वार में बाढ़ क्षेत्र का मंत्री ने किया हवाई दौरा। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी रहे मौजूद। जसपुर में महिला से रेप, महिला ने कार्रवाई की मांग। 8 साल पहले हुई थी शादी, महिला ने थाने में दी तहरीर। रुद्रप्रयाग में 1 दर्जन गांव में पानी का संकट, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए, वहीं 7 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 345 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं आज कुल संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 7000 पार पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 28,671 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 12, चमोली में 8, चंपावत में 26, देहरादून में 55, हरिद्वार में 45, नैनीताल में 12, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 6 मामले सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो करीब 264 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं प्रदेश भर में। और अल्मोड़ा में करीब 17 नए मरीज मिले हैं और उत्तराखंड के कोरोना संक्रमण में भारी कमी देखी जा रही है। वहीं 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। तो 345 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण में भारी कमी देखी जा रही है। और बीते 24 घंटे में 264 नए मामले सामने आए। देहरादून में 55 नए मरीज सामने आए, हरिद्वार में 45 नए मरीज सामने आए। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, लगातार कोरोना के केसेस में जो है वो कमी आ रही है, लेकिन लोग कितने जागरूक हुए हैं? फिलहाल प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के जनता जो है वो कितनी जागरूक है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में कोरोना का कहर थोड़ा कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो कर्फ्यू है वो लगातार अभी भी जारी है और कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो रियायत है, चाहे वो दुकानदार हो या आम जनमानस हो, उनको जो रियायत है वो धीरे धीरे कम की जाएगी। यानी कि अभी तक जो रियायत दी जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अभी जो स्थिति है उसे कहा जा सकता है कि कर्फ्यू की स्थिति भी प्रदेश में साफ तौर से नजर आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बेहद कम आ रहा है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो आंकड़ा है इसको लगभग 100 से कम किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो कर्फ्यू है उसे धीरे धीरे खोला जाए और लोगों को रियायत दी जाए। साथ ही जो व्यापारी हैं उनको भी रियायत दी जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से
जो दुकानें थी पूरी तरीके से बंद थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी काफी नुकसान इस कर्फ्यू की वजह से उठाना पड़ा था। हालांकि अभी जो मार्केट की स्थिति की बात की जाए तो मार्केट में जो लोगों की आवाजाही है वो जरूर थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही कर्फ्यू पूरी तरीके से खुलेगा तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो लोग हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में बाजार पहुंचेंगे, क्योंकि इस बीच में कई शादियां लोगों की थी जो लोगों ने पोस्टपोन कर दी थी, सगाइयां थी, फिर या घरेलू कई कार्यक्रम थे, क्योंकि बाजार बंद होने के चलते लोगों ने उसे पोस्टपोन किया था। लेकिन जैसे ही अब कर्फ्यू खुलेगा तो उम्मीद ये की जा रही है कि सभी लोग शॉपिंग करने, सामान लेने जरूर बाजारों में पहुंचेंगे। लेकिन अब प्रशासन के पास एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जैसे ही कर्फ्यू खुलता है उसके बाद सोशल डिस्टेंस को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, इसके साथ ही मास्क का अनिवार्य किया जाए और दुकानदारों को भी सलाह दी जाए कि आखिरकार जो भी ग्राहक उनके दुकानों में आते हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंस के जरिए उनको सामान दिया जाए, ताकि कोरोना एक बार फिर प्रदेश में ना फैल सके। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ITI की संख्या बढ़ाना, उनमें लाखों नई सीट जोड़ना हो, इस पर लगातार काम किया गया है। आज स्किल इंडिया मिशन हर साल लाखों युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। इस बात की देश में बहुत चर्चा नहीं हो पाई कि स्किल डेवलपमेंट के इस अभियान ने कोरोना के इस समय में देश को कितनी बड़ी ताकत दी। बीते साल जब से कोरोना की चुनौती हमारे सामने आई है, तब से ही कौशल विकास मंत्रालय ने देश भर के लाखों हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिमांड ड्रिवन स्किल सेट तैयार करने के लिए जिस भावना के साथ इस मंत्रालय को बनाया गया था, उस पर आज और तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारी जनसंख्या को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल से जुड़ी जो विशेष सेवाएं हैं, उनका विस्तार करते रहना उतना ही आवश्यक है। इसे लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में एक फोकस अप्रोच के साथ काम किया गया है। बीते 7 साल में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। इनमें से अधिकांश ने काम करना शुरू भी कर दिया है। इसी तरह मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े संस्थानों में रिफॉर्म्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जिस गति से, जिस गंभीरता से हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने पर काम चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे हेल्थ सेक्टर के एक बहुत मजबूत स्तंभ की चर्चा की जरूर करना चाहता हूं। अक्सर हमारे इन साथियों की चर्चा छूट जाती है। ये साथी हैं हमारे आशा, ANM, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी। हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। गांवों में संक्रमण के फैलाव को रोकने में, दूर सुदूर के क्षेत्रों में
पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। उसे भी हमारे ये सारे साथी बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आज सार्वजनिक रूप से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन हमारे सभी साथियों की सराहना करता हूं। साथियों, 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। आखिर में मैं ये क्रैश कोर्स करने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आपकी नई स्किल्स देशवासियों का जीवन बचाने में लगातार काम आएगी और आपको भी अपने जीवन का एक नया प्रवेश एक बहुत ही संतोष देगा। क्योंकि आप जब पहली बार रोजगार के लिए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, तब आप मानव जीवन की रक्षा में अपने आप को जोड़ रहे थे, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुड़ रहे थे। पिछले 1.5 साल से रात दिन काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेस। इतना बोझ उन्होंने झेला है। आपके आने से उनको मदद मिलने वाली है, उनको एक नई ताकत मिलने वाली है। इसलिए ये कोर्स अपने आप में आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। मानवता की सेवा का, लोक कल्याण का एक विशेष अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है। इस पवित्र कार्य के लिए, मानव सेवा के कार्य के लिए ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। आप जल्द से जल्द इस कोर्स का हर बारीकी को सीखें, अपने आप को उत्तम व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। आपके पास वो स्किल हो जो हर किसी की जिंदगी बचाने के काम आए। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने अपने संवाद में कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहना बेहद ही ज़रूरी है। इसके साथ ही देश फ्री वैक्सीनेशन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही रोज़गार के कई नए अवसर भी सामने आ रहे हैं। 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग का लक्ष्य भी रखा गया है। तो कोरोना अभी भी अपना रूप बदल सकता है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में व्यापारियों का पैदल मार्च आज है। 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर मार्च किया जा रहा है। हरिद्वार से सीएम आवास तक करेंगे पैदल मार्च। मार्च में कई संगठनों के व्यापारी होंगे शामिल। गंगा पूजन के बाद शुरू किया जाएगा पैदल मार्च। तो हरिद्वार से सीएम आवास तक ये पैदल मार्च शुरू किया जा रहा है और व्यापारियों का पैदल मार्च है,
जहां पर हरिद्वार से सीएम आवास तक पैदल मार्च करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर पैदल मार्च किया जाएगा। गंगा पूजन के बाद शुरू किया जाएगा पैदल मार्च और व्यापारियों ने पैदल मार्च करने का फैसला लिया, अपना विरोध दर्ज करने, साथ ही चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर ये पैदल मार्च व्यापारियों द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार से सीएम आवास तक पैदल मार्च करेंगे। मार्च में कई संगठनों के व्यापारी शामिल होंगे। गंगा पूजन के बाद शुरू किया जाएगा पैदल मार्च। हरिद्वार से सीएम आवास तक करेंगे पैदल मार्च और मार्च में कई संगठनों के व्यापारी शामिल होंगे। बता दें कि गंगा स्नान के बाद पैदल मार्च शुरू किया जाएगा और पैदल मार्च में कई संगठनों के व्यापारी शामिल होंगे। चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर मार्च की जा रही। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए व्यापारी जो हैं आज पैदल मार्च कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। किस समय पैदल मार्च जो है शुरू हो जाएगा, कहाँ से शुरू होगा? देखिए श्रावणी, पहले से ही जो व्यापारी संगठन है उन्होंने इसका ऐलान किया हुआ था और चूंकि आज सुबह से ही हरिद्वार में बारिश पड़ रही है, लेकिन भारी बारिश के बावजूद जैसे कि पहले से तय कार्यक्रम था, अभी शिव मूर्ति से जो पैदल मार्च है वो यहाँ से शुरू हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में जब पैदल मार्च की शुरुआत हुई है तो साधु संतों के आशीर्वाद के साथ ये पैदल मार्च शुरू किया गया है, जिसमें संयुक्त संगठन है। इसमें जो ट्रैवल्स टूर एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल हैं, होटल जो व्यवसायी हैं वो इसमें शामिल हैं, इसके साथ ही टैक्सी मैक्सी जो यूनियन हैं, ट्रैवल्स का कारोबार करते हैं, अन्य व्यापारी हैं, तो संयुक्त रूप से कई संगठन इसमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने पैदल मार्च शुरू किया है। शिव मूर्ति से पैदल मार्च निकला है, ये हर की पैड़ी पहुंचेगा। हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा को नमन करते हुए ये पैदल मार्च किया जाएगा, जो देहरादून तक ये लोग पैदल जाएंगे। इनकी यही मांग है कि जो चारधाम यात्रा है उसे शुरू की जाए और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए RT-PCR की जो अनिवार्यता है उसे समाप्त किया जाए। बिल्कुल धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। हरिद्वार में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। हरिद्वार में हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट देखी गई। लोगों को गर्मी से कहीं न कहीं राहत मिली है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो हरिद्वार में मौसम ने करवट ली है। हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही लगातार हो रही बारिश से जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वही जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार हरिद्वार में भी बारिश हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए श्रवणी, आज मौसम ने करवट बदली है। सुबह से ही हरिद्वार में जम के बारिश पड़ रही है और जहां एक तो बारिश के पड़ने से मौसम जो बदला है और तापमान में गिरावट आई है, तो लोगों को निश्चित रूप में गर्मी से राहत मिली है। लेकिन इसके उलट कई जगह पानी का भराव हो गया, जिसकी वजह से हरिद्वार में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम इस समय जरूर ठंडा है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सुबह से ही हरिद्वार में बारिश पड़ रही है। इसके साथ ही प्रदेश भर में बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह कई जगह जल भराव होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे मसूरी से बड़ी जानकारी। मसूरी में भी देर रात से बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम सुहाना हो चुका है। बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी कर दिया है। तो मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है बीती रात से, जहाँ पर बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई और मौसम भी सुहाना हो गया है। बारिश से तापमान में भी गिरावट देखी गई है और लोगों को गर्मी से भी निजात मिला है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो मसूरी में भी देर रात से बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। चमोली से बड़ी जानकारी, जहां पर चमोली में देर रात से बारिश हो रही है। अलकनंदा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर है। बद्रीनाथ हाईवे कोडिया भूस्खलन से बंद है। गुलाब कोटी में भूस्खलन से मार्ग बंद है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, लगातार बारिश के कारण जगह जगह पर
मार्ग जो है वो बंद किए गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे कोड़ियाँ जो है भूस्खलन से बंद हो गया है। गुलाब कोटी में भूस्खलन से मार्ग बंद हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर चमोली में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और चमोली में देर रात बारिश हुई है और बारिश के कारण कई हाईवे भी बंद हो गए। भूस्खलन के कारण हाईवे बंद किए गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे कोड़िया भूस्खलन से बंद है। इसके साथ ही गुलाब कोटी में भूस्खलन से मार्ग बंद है। उत्तराखंड सरकार के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा किया। उनके साथ हवाई दौरे के दौरान कानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी मौजूद रहे। बता दें कि बरसात के मौसम में जब भी गंगा उफान पर आती है तो हरिद्वार जनपद का लक्सर और खानपुर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बरसात के मौसम आते ही क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए समय से पहले इंतजाम करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज ने कुंवर प्रणव चैंपियन के साथ क्षेत्र का हवाई दौरा किया। हमारे आग्रह पर माननीय सिंचाई मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी खादर के क्षेत्र की जो प्रॉब्लम थी उसको देखने खुद आए हैं। मैं आभारी हूँ बहुत माननीय मंत्री जी का। हमारे पूरे इंजीनियर्स की टीम है और हम जो यहाँ खड़े हैं, गंगा का इतना चौड़ा पार्ट है, जो बालावाली का जो ये घाट है, यहीं से बाढ़ की शुरुआत होती है। पिछले साल आपने देखा है वायर क्रेट ये टूट गया था, हमने इसको बनवाया। अब इसको और बढ़ाने की योजना है, आदरणीय मंत्री से बता दिया गया है। एक तरफ देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन हर सफल प्रयास कर रही है, मगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होना आम हो गया है। दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ देश भर में बढ़ता जा रहा है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर के एक गाँव में एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, जिसने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असल में महिला बिजनौर जिले की रहने वाली है। उसकी शादी अब से 8 साल पहले जसपुर के गांव सन्यासियों वाला में हुई थी। वहीं जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा ने बताया कि एक महिला द्वारा तहरीर दी गई है। वहीं कोतवाल ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है। वाले की रहने वाली है। उसकी 8 वर्ष से पूर्व शादी हो गई थी। उसकी पहचान एक एजाज जो जसपुर का रहने वाला उस लड़के से हुई थी। तो 30 मई को रात को एजाज उसके रात्रि 11 बजे उसके घर में घुस गया और उसके साथ उसका कहना है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया। ये घटना उसके पड़ोस में रहने वाले कासिम और फैजल ने भी वहाँ पर पहुँच गए थे उस रात को। बीते दिनों भारी बारिश से पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से चोपड़ा तलानागपुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में पानी का संकट आ गया है। स्थिति यह है कि ग्रामीण पेयजल स्रोत और हैंडपंप से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, जिस कारण पेयजल का इस क्षेत्र में गंभीर किल्लत बनी हुई है। लेकिन जल संस्थान है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसमें 14-15 ग्राम सभा आई है। आपदा आई, आपदा क्या आनी तो इसमें बादल फटा है हमारे स्रोत पे। इससे पहले भी यहाँ कई बार काम हो रखा है, लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा काम हुआ है कि लोगों ने वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है और वहाँ कोई जा नहीं सकता है। लोगों ने टाल मटोल 2 लाख का 3 लाख का पैसा खर्च किया। पानी की दिक्कत यहाँ पर 4 दिनों से बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। जब से ये बारिश आई तो पानी में बहुत दिक्कत आ गई है और विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं की। आज हम यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र चोपड़ा में पहुँचे थे। यहाँ पर कई मकानों को नुकसान पहुँचा था और पेयजल योजनाएं भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। करीब चोपड़ा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहाँ पर इस समय पानी का संकट बना हुआ और जो योजना यहाँ पर बनाई गई थी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है और 4 दिन से यहाँ पर पानी का संकट है। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।